जय हिंद ऑल ऑफ यू। दिस इज योगेंद्र और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेमिंगो के चैप्टर 6 पोएट्स एंड पेनकेक्स पर। यदि आप में से कोई चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पोएट्स एंड पेनकेक्स के जो हिंदी सारांश पर बात करेंगे, साथ ही चैप्टर में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो पोएट्स एंड पेनकेक्स जो है ये लिखा है अपने अशोक मित्रन ने। अशोक मित्रन जो है ये जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे। जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे। जेमिनी स्टूडियो का इसमें कई जगह उल्लेख आएगा। ये जेमिनी स्टूडियो हमारा, जेमिनी स्टूडियो में जब काम करते थे तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, माई ईयर्स विद बॉस। अब इनके जो बॉस थे, मालिक थे, किसके मालिक थे? जेमिनी स्टूडियो के जो मालिक थे वो थे एस वसन। इनके संदर्भ में इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का कुछ भाग जो है वही हमारा पोएट्स एंड पेनकेक्स है। अब इसमें पोएट्स जो है वो एक कवि है। कवि कौन है तो वो चैप्टर में आगे आएगा, स्टीफन स्पेंडर एक। और पेनकेक्स जो इसमें है, पेनकेक्स है मेकअप का सामान है जो ट्रक भर भर करके जेमिनी स्टूडियो में आता था। अब चूंकि मेकअप का सामान जब जेमिनी स्टूडियो में आता था तो पूरा एक मेकअप डिपार्टमेंट भी वहां पर था। मेकअप डिपार्टमेंट हम देखेंगे यहाँ पर है। मेकअप डिपार्टमेंट एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट था जिसको एक बंगाली व्यक्ति संचालित करता था और उसके कई सारे असिस्टेंट उसमें काम करते थे। जब बंगाली चला जाता है तो महाराष्ट्रियन आ जाता है, उसके साथ मद्रास का क्रिश्चियन व्यक्ति होता है, उसके साथ जो होता है वो एंग्लो वर्मिस यानी कि बर्मा का व्यक्ति होता है, उसके साथ तमिल व्यक्ति होता है, कन्नड़ भाषी व्यक्ति होता है। यानी कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे एक कार्यक्रम आता था। इस कार्यक्रम का नाम था इंडियन इंटीग्रेशन, भारतीय एकीकरण। यदि इस भारतीय एकीकरण जो कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो पर आता था और दूरदर्शन पर आता था, उससे पहले यदि हमको उसे कहीं देखना हो तो वो हमको जेमिनी स्टूडियो में मिल जाएगा। जेमिनी स्टूडियो में भी कहाँ पर मिलेगा? मेकअप डिपार्टमेंट में मिल जाएगा। यानी पूरे भारत के लोग वहाँ पर काम करते थे। जेमिनी स्टूडियो की जो स्थापना हुई थी वह 1940 में हुई थी। तो उस समय फिल्में जो होती थी वह सामान्य व्यक्तियों के जीवन में एक बहुत बड़ा भाग थी और ये बहुत ही प्रभावी फिल्म इंडस्ट्रीज थी उस समय के दौर में। तो अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। पेनकेक्स आप सभी के समझ में आई गया है। पेनकेक्स है मेकअप का सामान और मेकअप का सामान है इसलिए मेकअप डिपार्टमेंट है। तो चैप्टर की शुरुआत ही मेकअप डिपार्टमेंट से होती है। मेकअप डिपार्टमेंट में ट्रक भर भर करके मेकअप का सामान आता है और वो जो जहाँ उसका कमरा होता है वो एक सैलून जैसा दिखता है। और सैलून भी कैसा? बाल काटने की जो दुकान होती है उसके सैलून जैसा वो दिखता है, जिसमें चारों तरफ से लाइट लगी हुई होती है। लगभग आधा दर्जन उसमें जो मिरर्स लगे हुए होते हैं, कांच लगे हुए होते हैं। इस प्रकार का मेकअप डिपार्टमेंट का वो दृश्य रहता है। उसके पश्चात जब हम आगे चलते हैं चैप्टर में तो मेकअप डिपार्टमेंट में कई सारे लोग होते हैं। एक मुख्य व्यक्ति होता है, उसके असिस्टेंट मैंने बताया। पूरे भारतीय एकीकरण को देखना हो तो यहाँ मिलेगा। तो यहाँ एक मेकअप बॉय भी होता है। मेकअप डिपार्टमेंट का जो हेड व्यक्ति होता है वो मुख्य हीरो हीरोइन का मेकअप करता है। उसके बाद वाला व्यक्ति साइड हीरो जो होता है उसका मेकअप करता है। उसके बाद वाला व्यक्ति जो कॉमेडियन होता है उसका मेकअप करता है। लास्ट में बचता है मेकअप डिपार्टमेंट का बॉय। तो जिस दिन जब कभी भीड़ का फिल्मांकन होना होता है, भीड़ को फिल्माया जाता है, तो वो काम जिम्मे होता है मेकअप डिपार्टमेंट का जो बॉय होता है उसकी ओर। यानी कि वो भीड़ का जब भी मेकअप करना होता है तो वो एक बड़ा बर्तन लेता है, उसमें कई सारा पेस्ट घोलता है, कुछ देसी औषधियों से मलहम तैयार करते हैं और इस प्रकार से वो मेकअप करते हैं। इसके पश्चात जो अशोक मित्रन होता है हमारा जो चैप्टर का राइटर, इसका जो काम होता है स्टूडियो में, इसका काम होता है कि ये अखबार जो होते हैं उनकी हेडिंग काट करके या कुछ जो जानकारियां उसमें आती है उनको काट करके एक फाइल अप करता है और कुछ चीज़ें हाथों से भी लिखता है। इसका काम यही होता है। एक छोटा सा क्यूबिकल रूम होता है, उस छोटे से कमरे में अपने काम को करता रहता है। परंतु बाकी सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये अशोक मित्रन जो है इसके पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल फुर्सती आदमी है, कोई भी इसके पास काम नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति इसके कमरे में सीधा घुस जाता है और इसको लंबा चौड़ा भाषण देता है और इसको कोई भी काम दे करके आ जाता है।
तो ये मेकअप डिपार्टमेंट का जो बॉय होता है, अब ये भी फुर्सत होता है जब भीड़ का फिल्मांकन नहीं होना होता है, क्योंकि इसका काम उसी दिन होता है जब भीड़ का फिल्मांकन होता है, तब उनका मेकअप करना। तो ये सीधा अशोक मित्रन के पास जाता है, इसके कमरे में जाता है और इससे जाकर के बातें करना शुरू कर देता है और शिकायतें करता है। बात भी अधिकतर शिकायत मोड में करता है कि किस प्रकार से मेरे जैसा एक व्यक्ति जो बहुत टैलेंटेड था, मैं यहाँ डायरेक्टर बनना आया था या लिरिक राइटर बनना आया था, परंतु मैं एक मेकअप डिपार्टमेंट का बॉय बन करके रह गया हूँ, और मेरे जीवन में जो ये सब चीज़ें हैं वो किसके कारण है, तो ये दोषी मानता है वो कोथामंगलम सुब्बू को मानता है। अशोक मित्रन भी इसकी बातें सुन सुन करके परेशान, वो कहता है यानी कि मन में ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ये भीड़ का जो फिल्मांकन होना है ये प्रतिदिन होने लग जाए, क्योंकि फिल्मांकन होगा तो ये उधर व्यस्त हो जाएगा और इसकी बातें इसको सुनना नहीं पड़ेगी। तो इसकी जितनी भी समस्या है वो सारी किस व्यक्ति के कारण है, कोथामंगलम सुब्बू के कारण। ये कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लड़का कहता है कि मेरे जीवन में जितनी भी समस्याएं सब है वो सब किसके कारण है, कोथामंगलम सुब्बू के कारण। अब कोथामंगलम सुब्बू जो है ये हमारी जो पोइट्स एंड पेनकेक का बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जोरदार कैरेक्टर है। कोथामंगलम सुब्बू की जो पोजीशन है किसके अंदर, जेमिनी स्टूडियो के अंदर, वो सेकंड नंबर की है। फर्स्ट पोजीशन किसकी है, एस वसन यानी कि जो स्टूडियो के मालिक है उनकी, और सेकंड पोजीशन हम कह सकते हैं कोथामंगलम सुब्बू की। बहुत ही शानदार क्वालिटी को ये लीड करता है। किसी भी असफल फिल्म में इसका हाथ है, या इसने कोई असफल फिल्म हो गई है उसके पश्चात भी इसको देखो ये हमेशा हंसता रहता है, जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। चापलूस नंबर 1 किसका, अपने मालिक का, एस वसन का। एस वसन जब कभी कहता है कि किसी भी फिल्म के दृश्य को बताना हो, जब भी कोई परिस्थिति इसके सामने आती थी तो तुरंत उसका हल ये चुटकियों में कर देता था। एक बार बताते हैं, उसमें हमारे राइटर ने लिखा भी है कि एक फिल्म का दृश्य है जिसमें एक चूहा एक शेरनी से पानी के अंदर लड़ता है और शेरनी को मार देता है, परंतु इसके बच्चों के प्रति दया भाव दिखाता है और उनका पालन पोषण करता है। तो कोथामंगलम सुब्बू को जैसे कहा जाता है वो 4 आइडिया देता है, उसी समय 4 आइडिया हाथों हाथ उसको एस वसन को देता है कि इन 4 तरीकों से हम इस दृश्य को फिल्मा सकते हैं। जब एस वसन उन चारों तरीकों को रिजेक्ट कर देता है तो फिर 14 नए तरीके ये हाथों हाथ बता देता है, यानी कि इसके पश्चात इसके पास जो है किसी भी समस्या का तुरंत हल। ये दूसरा इसका कैरेक्टर हो गया। तीसरी बात जो इसकी है, ये जिससे भी मिलता है वो व्यक्ति इससे स्नेह करने लग जाता है, और ये भी उनसे बहुत अधिक स्नेह रखता है। इसके सारे निकट के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार और इसके साथी सब इसके घर पर बने रहते हैं। ये चैरिटी इसने खोल रखी है, कई सारे लोग इसके घर पर रोजाना भोजन करते हैं। अब इतने अच्छे व्यक्ति को क्यों ये लड़का इसके पतन का कारण मानता है, पता नहीं। कोथामंगलम सुब्बू के अंदर जो एक और गुण है वो एक कवि का गुण है। ये बहुत अच्छी उत्कृष्ट कविताएं लिख सकता है, परंतु ये अधिकतम लोगों तक यानी कि सामान्य भाषा शैली में अपनी कविताओं को लिखता है। एक उपन्यास भी इसने लिखा जिसमें 12-13 कैरेक्टर इसने बहुत चालाकी से बनाए, चतुराई पूर्वक ढंग से बनाए, और उसमें 20वीं शताब्दी में देवदासियों की स्थिति कैसी थी, उनका ढंग कैसा था, उस पर इसने प्रकाश डाला है। कोथामंगलम से जब हम आगे चलते हैं तो जो स्टूडियो में एक स्टोरी डिपार्टमेंट होता है, स्टोरी डिपार्टमेंट का यदि हम स्टूडियो में गिनती करें, कोथामंगलम सुब्बू की गिनती कहाँ होगी, तो स्टोरी डिपार्टमेंट में होगी। तो ये स्टोरी डिपार्टमेंट का व्यक्ति है। स्टोरी डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति और होता है जो होता है वकील, जो वहां पर कानूनी सलाह देने के लिए है, परंतु उस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं वो सब वकील को अपने ओपोजिट मानते हैं। क्यों, क्योंकि ये वकील भी काम ऐसे ही करता है। एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस होती है, उसके पूरे कैरियर को यह खराब कर देता है, समाप्त कर देता है। इस कारण से सभी लोग इसको अपने ओपोजिट मानते हैं। एक चीज और यहाँ पर, कहानी डिपार्टमेंट जो था, स्टोरी डिपार्टमेंट जो था, उसके सभी लोग खादी कपड़े पहनते हैं, गांधी जी के वर्शिपर है, गांधी जी के अनुयायी है। उसके उलट लायर जो है, वकील जो है, ये पेंट पहनता है, टाई पहनता है और कभी कभी कोट भी पहनता है। यानी कि जो ड्रेस कोड है उस डिपार्टमेंट का, उस ड्रेस कोड को भी ये फॉलो नहीं करता है, उनसे अलग ही दिखता है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लायर है वो पूरा ऑपोजिट है स्टोरी डिपार्टमेंट के शेष सभी लोगों से। स्टोरी डिपार्टमेंट के लोग या कहें कि जेमिनी स्टूडियो के जो लोग हैं वो किसी भी पॉलिटिकल विचार से प्रभावित नहीं हैं, केवल गांधी जी को छोड़ करके। परंतु फिर भी इस स्टूडियो में कम्युनिज्म के जो विचार है वो आने लगते हैं। किस तरीके से आने लगते हैं उस पर लेखक हमारा प्रकाश डालता है कि एक MRA किसकी शॉर्ट फॉर्म है, मोरल रीअर्मामेंट आर्मी, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है। ये भारत में आते हैं, लगभग 200 लोगों का एक समूह आता है और उसको पूरे भारत में कहीं भी जेमिनी स्टूडियो से बढ़िया होस्ट नहीं मिलता है, तो सीधे कहाँ आते हो जेमिनी स्टूडियो में, और वहां पर आकर के कई सारी नाटकें, कुछ लोग कहते हैं कि ये सर्कस है, कुछ लोग कहते हैं नाटक करने वाले हैं, परंतु ये आते हैं तो 2 नाटक का फिल्मांकन बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, जिसमें से जोनाथन वेली जो है उसकी तर्ज पर तो मद्रास के अधिकतर नाटकों में फिर उस प्रकार के दृश्य फिल्माए जाने लगे। सुबह जैसे सूर्योदय का दृश्य और उसके पश्चात सूर्योदय में बांसुरी की धुन और सफेद पर्दे, उस प्रकार की चीजें इन्होंने वहां पर इंप्रेशन के रूप में छोड़ी। परंतु ये जो लेखक का मेन उद्देश्य इसके बारे में बताना, वो मुख्य उद्देश्य यह है कि इसका आने का एकमात्र उद्देश्य है कि ये जो था एक इंटरनेशनल मूवमेंट था, किसका था, कम्युनिज्म का था, तो इसका मुख्य उद्देश्य अपने कम्युनिज्म के विचार को बढ़ाना था। ये चला जाता है, जो डायरेक्टर है उस पर कोई प्रभाव नहीं, SS वसंत जो मालिक है स्टूडियो का, उस पर कम्युनिज्म के विचार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर जिसके बाद फिर स्टूडियो की फिर से घंटी बजती है कि एक कवि तुम्हारे यहाँ आने वाला है और तुम्हें उसकी मेजबानी करनी है। अब जो कवि आता है तो कवि के बारे में जो स्टूडियो के लोग बहुत कम जानते हैं, और जिन कवियों को जानते थे उनमें से कोई नहीं आने वाला था। फिर थोड़ी देर बाद ये पता चलता है कि वो कवि नहीं है, वो एडिटर है। तो द हिंदू पत्रिका जो इंग्लिश पत्रिका है उसके मुख्य अधिकारी भी नहीं जानते कि कौन सी पत्रिका का एडिटर यहाँ आने वाला है। फिर आखिर में वो व्यक्ति आ जाता है, या तो वो कवि है या एडिटर है, आता है। तो वो आता है तो सबसे पहले SS वसंत अपना भाषण देता है, उसके पश्चात वो कवि अपना भाषण देता है। भाषण पूरा अंग्रेजी में होता है, उच्चारण शैली उसकी इतनी क्लिष्ट होती है कि उस स्टूडियो का कोई भी व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता है, यानी कि वो कम्युनिकेशन उनके बीच में बिल्कुल बिना अंडरस्टैंडिंग के रहता है, और आखिरी में सभी चले जाते हैं। तो लेखक कहता है कि ये कवि क्यों आया, ये एक मिस्ट्री है, और कैसी मिस्ट्री है, अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री है, जिसको हम बता नहीं सकते, वो मिस्ट्री ही बना रहा कि वो कवि था कि एडिटर था कि उसका क्या नाम था। फिर द हिंदू के एक पेज में एक सूचना छपती है कि स्टोरी कंपटीशन है, और द एनकाउंटर पत्रिका में वो कंपटीशन रहेगा। तो जो लेखक है वह जो ढूंढना प्रारंभ करता है कि द एनकाउंटर के एडिटर कौन है, ये कहाँ से छपता है, कैसा है, क्या है, तो ढूंढते हैं तो एक ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाते हैं। द एनकाउंटर में जो एडिटर का नाम होता है उसको वही नाम मिलता है जो व्यक्ति जेमिनी स्टूडियो में आया था, यानी कि वहां जाकर के जो ये इसकी मिस्ट्री थी वो वहां जाकर के क्लियर होती कि वो जो था वो स्टीफन स्पेंडर था। उसके पश्चात ये अपनी स्टोरी लिखता है, अपनी स्टोरी को भेजता है, फिर पब्लिश होती है या नहीं होती उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। परंतु फिर उसमें जब आगे बाद में जब ये स्टूडियो को छोड़ देता है, जब इसके पास बहुत अधिक पैसा नहीं होता है, ये कहता है मेरे पास समय तो बहुत है पर पैसा बहुत अधिक नहीं है, तो जब बहुत अधिक पैसा नहीं होता है तो सस्ती चीज़ों को ढूंढता रहता है। तो एक फुटपाथ पर इसको किताबों का एक ढेर मिलता है, किताबों का एक ढेर बहुत अच्छा उसका जिल्द था, और मात्र 50 पैसों में वो किताब मिल रही थी, और सारी किताबें एक जैसी थी। तो उनमें से एक किताब को ये ले लेता है। वो किताब जो थी वो 50वीं वर्षगांठ के रशियन क्रांति की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में थी, और खास करके स्टूडेंट्स एडिशन था वो, उसमें से एक पुस्तक लेता है। पुस्तक का जो शीर्षक होता है वो शीर्षक होता है द गॉड दैट फेल्ड, और इसमें 6 महत्वपूर्ण लेखकों के अलग अलग लेखकों के निबंध लिखे गए, और किस प्रकार से वो कम्युनिज्म की ओर गए थे और फिर भ्रमित होकर के वापस से अपने विचार में आ गए, उसी बारे में लिखा हुआ होता है। तो उसका जो अंतिम लेखक होता है वो होता है वापस स्टीफन स्पेंडर। तो यहाँ एक और मिस्ट्री उसकी क्लियर होती है कि जो MRA आया था स्टूडियो में वो भी कम्युनिज्म का विचार फैलाने के लिए आया था, और स्टीफन स्पेंडर जो आया था वो भी कम्युनिज्म का विचार फैलाने के लिए आया था। तो लास्ट में वो मिस्ट्री जो बनी हुई थी वो भी उसकी
क्लियर हो जाती है और यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। पर इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आप इस सारांश के माध्यम से भी उनके आंसर डेवलप कर सकते हैं। जैसे मालिक हो गया SS वसंत, राइटर हो गया अशोकामित्रन, मेकअप डिपार्टमेंट का क्या काम था, कैसा दिखता था, तो एक बार्बर सैलून जैसा दिखता था और इसमें चारों एंगल से लाइट थी और उसमें लगभग आधा दर्जन मिरर लगे हुए थे। जे पेनकेक क्या है, पेनकेक क्या है, दिस इज ए ब्रांड नेम ऑफ ए मेकअप मटेरियल। मेकअप मटेरियल का एक ब्रांड नेम है जो फॉरेन के स्टूडियो में भी चलता है और इंडिया के सभी स्टूडियो में चलता है। इसके पश्चात कोथामंगलम सुब्बू की कुछ विशेषताएं, तो ये बहुत ही स्नेही व्यक्ति है, ये अपनी असफलता पर भी हंसता है। और इसके पश्चात ये फ्लैटरी का इसके अंदर गुण है, SS वसन की चापलूसी करके इसने सेकंड पोजीशन स्थापित कर रखी है। इस बॉय के बारे में यदि बात करें तो ये क्या बनना चाहता था, ये डायरेक्टर बनना चाहता था। इसके पश्चात ये लिरिक राइटर बनना चाहता था, ये हीरो बनना चाहता था, परंतु लास्ट में ये यहाँ पर एक मेकअप डिपार्टमेंट का एक बॉय बन करके रह गए। इसके पश्चात बात करें हम पोइट की, MRA क्या है, लायर के बारे में हम बात कर सकते हैं। लायर जो है ये इसकी पोशाक किस प्रकार की थी, क्या ये जो ड्रेस कोड था स्टोरी डिपार्टमेंट का उसको फॉलो करता था तो नहीं करता था। ये वो लोग खादी पहनते थे और गांधी जी के वर्शिपर थे, ये टाई पहनता था, पेंट पहनता था और कभी कभी कोट भी पहनता था। इसी प्रकार से कुछ आंसर, इन पे भी छोटे छोटे आंसर और आप बहुत सरल ढंग से सोच करके डेवलप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।